अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कोई भी पाकिस्तानी किसी भी जगह अपना नाम जब पैदा करता है तो वो पूरे मुल्क के लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, प्लस उस इंडिविजुअल के लिए भी बड़ा नाम पैदा करती है। पाकिस्तान में देखा गया कि डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने नाम पैदा किए, बट ग्रेजुअली होता गया कि सिर्फ क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स थी वो अनफॉर्चुनेटली उनका नाम ख़त्म होना शुरू हो गया। हमने ये चीज़ हॉकी में देखी, फिर स्क्वाश में हमने देखा, इसी तरह फिर हम स्नूकर में हम चैम्पियन रहे। इसी तरह एक और स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा खेली जाती है और उसमें पाकिस्तान ने अपना नाम भी पैदा किया जा। जी, मैं बात करूँ रेसलिंग के हवाले से। अगर हम करंट रेसलर की बात करें तो उसमें हमारे रिसेंट पास में एक ही नाम ज़हन में आता है। जी, हमारे साथ आज गेस्ट जो मौजूद हैं उनका नाम है इनाम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्पोर्ट शो करते हैं और मैं बड़ा शौक से इस शो को भी देखता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस ना करें, पाकिस्तान की जितनी दूसरी स्पोर्ट्स हैं उनको भी टारगेट करें और तमाम ऐसे प्लेयर जिनकी अचीवमेंट है उनको हाईलाइट भी किया जाए और जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एड्रेस करें। चले, इसी हवाले से मैं आप गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तानी जो रेसलिंग है ये ओबियसली पंजाब से एसोसिएट की जाती है और पंजाब के अंदर भी गुजरांवाला से एसोसिएट होते हैं और आप माशाल्लाह गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। थोड़ा अपने कैरियर के हवाले से बताइए, कैसे आपने रेसलिंग शुरू की, फैमिली में क्या ये खेली जाती थी, अर्ली डेज़ के हवाले से हमें बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, माशाल्लाह जब भी पहलवानी का नाम आता है तो गुजरांवाला का नाम आता है, क्योंकि गुजरांवाला के जो पहलवान हैं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। और बेसिकली मेरा जो तल्लुक है वो भी एक पहलवानी खानदान से है। मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे वालिद साहब, तमाम जो फैमिली मेंबर हैं हम पहलवानी से मुंसलिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2003 में अपनी पहलवानी का आगाज किया। और चूंकि घर में पहलवानी थी तो जब भी कुछ बच्चे इकट्ठे होते थे, जब भी हम नानके जा रहे हैं, जब भी हम, तो अच्छा। बहुत सारे मुकाबले आपस में होने, ताया जी के बच्चों के साथ, चाचा के बच्चों के साथ। तो इस तरह पहलवानी खानदान में हम मैं बड़ा पड़ा हूँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अंडर 16 का पाकिस्तान का मुकाबला खेला और बहुत ही जल्दी 14 साल की एज में मैं पाकिस्तान का अंडर 16 चैंपियन हो गया, 2 साल चैंपियन रहा। उसके बाद मैंने 2 साल 3 साल मैं अंडर 20 पाकिस्तान के लिए चैंपियन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2010 में मैंने अपने नेशनल और इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। और 2000 से ऑनवर्ड अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन हूँ। और तकरीबन 13 मैंने नेशनल चैंपियनशिप के मुकाबले जीते हैं। अच्छा और नाम भाई। इसके साथ साथ मैंने 2010 में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में मुकाबला हुआ था। और वहां पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर साउथ एशियन गेम, बीच एशियन गेम, जी, मैं वर्ल्ड इसी तरफ आने गेम्स, लगा था कि आप वर्ल्ड बीच सेकंड। गेम में गोल्ड मेडल जीता। जी नाम भाई, मैं इसी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा था कि काफी मुकाबले। जी अल्लाह माशाल्लाह, का बड़ा आपकी शुक्र है। विक्ट्रीज का तो हमें आइडिया है। मैं इसी तरफ आना चला गया कि आप प्रॉब्ली यू आर द सेकंड पाकिस्तानी जिसने रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया 2010 में। उसका बताइए कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल करना। जी बिल्कुल, कोई भी मुकाबला जब हम खेलते हैं तो हमारी ख्वाहिश कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें। और अगर मुकाबला हो इंडिया में और दिल्ली का मुकाम हो और पाकिस्तान का पूरा कॉन्टिनेंट जाए वहां पर, तो फिर तो बहुत ज्यादा एक ख्वाहिश होती है एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन। लोगों की यही डिमांड होती है कि हम वहां पर जाकर गोल्ड मेडल जीत के आए। बिल्कुल। तो जब मैं वहां पर गया तो काफी दिन, 13-14 दिन हमारा कंपटीशन चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी खिलाड़ी हैं कुछ खातर का कामयाबी नहीं हासिल कर सके। लेकिन मेरा गेम के एंड वाले दिन मुकाबला था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 इवेंट पहले विन किए। और फाइनल में जो मेरा मुकाबले में जो मेरा हरीफ था वो इंडियन रेसलर था, जी बिल्कुल। जो कि ओलंपियन रेसलर था। वो यादव काफी साहब। बड़े बड़े मेडल एशिया में और वर्ल्ड में जीते हुए थे। तो अल्लाह ताला के बड़े फजलो करम के साथ और पूरी कौम की दुआओं के साथ मैंने इंडियन सरजमीन पर अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला जीता। और भारतीय पहलवान अनुज कुमार को मैंने दिल्ली की सरजमीन पर शिकस्त दी। और पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के मैंने उस जगह में, उस फिजा में जब नारे बुलंद किए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता कि जब आप इंडिया में आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपकी हमने जब फतूहात की बात करते हैं तो उसके अलावा
कॉमनवेल्थ के अंदर आपने टाइटल जीता, साउथ एशिया गेम, एशियन गेम्स, तो ये सारा बताइए कि किन किन जगहों पे आपने परफॉर्म किया और कौन कौन से मेडल जीते। जी, जब हम पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम इंडो पाक का मुकाबला देखते हैं, जिसमेमें पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 में इंडो पाक में इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। उसके बाद कोई उससे जो बड़ा इवेंट होता है वो होता है साउथ एशियन गेम्स, जिसमें 7 ममालिक पार्टिसिपेट करती हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में साउथ एशियन गेम्स उसमें भी गोल्ड मेडल जीता, और 2019 में होने वाली जो साउथ एशियन गेम है उसका भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद हम एज अ पाकिस्तानी जो बड़ा मुकाबला खेलते हैं साउथ एशियन गेम के बाद, वो आता है एशिया एशिया का मुकाबला, और उसमें तकरीबन 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ईरानी वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को हराया, 5 मुकाबले लगातार जीते, और मैं 20 एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता मैंने। जी बिल्कुल और माशाल्लाह। उसके बाद हम उससे बड़ा मुकाबला खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स, जी जिसमें 72 कंट्रीज पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट करती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे अब मुझ पे खास करम किया, और मैंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, और 2018 में मैंने दूसरा हिस्ट्री का कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि कितने कॉमनवेल्थ गेम में 2 गोल्ड मेडल होना। जी बिल्कुल, मैं इसी और तरफ आना उसके चाहेंगे, बाद माशाल्लाह आपने 2 गोल्ड मेडल के लिए कॉमनवेल्थ में सबसे जीते। बड़ा, और उसके बाद जो हम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुकाबला खेल सकते हैं वो है वर्ल्ड का मुकाबला, जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2017 में पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई। किसी पाकिस्तानी पहलवान ने पहले वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल नहीं जीता हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता बीच रेसलिंग में। 2018 में भी मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, और 2019 में मैंने एक ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड बीच गेम्स में पाकिस्तान के लिए हैट्रिक मुकम्मल की। और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी मैं 3 साल से लगातार वर्ल्ड बीच गेम्स का चैंपियन आ रहा हूँ लगातार। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि एक आम जो एक लेमैन का क्वेश्चन है कि रेसलिंग कितनी तरह की होती है? जैसे आपके नाम से एसोसिएट है, फ्री स्टाइल रेसलिंग खेलते हैं, फिर बीच रेसलिंग की आपने बात की, फिर हम एक जो टीवी पे ट्रेडिशनल रेसलिंग देते हैं जो गोरे खेलते हैं वो WWF टाइप की, तो इसका बताइए किस तरह की रेसलिंग होती है और कौन सा प्लेयर कौन सी रेसलिंग खेल सकता है? ये एक आम बंदे के तौर पे हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, रेसलिंग की काफी सारी इकसाम आ गई हैं, जिनमें जो हम पाकिस्तान की सकाफत की बात करते हैं, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, तो देसी पहलवानी जी, आती है, जिसमें ये पहलवान जिस्म पर पट्टी बांधकर खेलते हैं, वो मट्टी वाली और एक रेसलिंग, दूसरे हाँ की जी। कमर लगानी होती है, वो हम्म पहलवानी कह के खिलाई जाती है। हम्म और उसके अलावा जब हम बाहर किसी ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट रेसलिंग होती है, जिसपे पूरी दुनिया के मुकाबले होते हैं, ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग होती है, उसे हम मैट रेसलिंग बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम एक अब इंटरनेशनल लेवल पर बीच रेसलिंग का मुकाबला होता है, क्योंकि मट्टी तो मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो सही। फिर इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने बीचेस जो है वहां पर मुकाबला करवाया जाता है रेत के ऊपर। हम्म तो उसमें वर्ल्ड चैंपियन के जो मुकाबले होते हैं सारे वो बीच रेसलिंग में होते हैं। उसका जो सरफेस होता है वो बीच रेसलिंग वाला होता है, मतलब नीचे आपके रेत होती है, रेत के ऊपर मुकाबला खेलते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब एक वो WWE स्टाइल काफी देर से हम देखते हैं, वो जो उठा उठा कर फेंकते हैं और दोबारा वो खड़े हो जाते हैं और दोबारा वो उनको दूसरों को खिला के उठा के फेंकते हैं। तो एक्चुअली वो WWE है, वर्ल्ड एंटरटेनमेंट है, वो एक ओरिजिनल रेसलिंग नहीं हम उसे बोल सकते। वो एक जैसे हम एक फिल्म देखते हैं, इसी तरह वो WWE स्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर मबनी होता है कि आपने इसकी एक पूरी प्लानिंग होती है। तो जो एक्चुअल रेसलिंग है वो ये 3 स्टाइल ही है, जिसे हम मड रेसलिंग बोलते हैं, जिसे हम बीच रेसलिंग बोलते हैं, और जिसे हम मैट रेसलिंग। अच्छा इनाम भाई ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो आपके अलावा हमें किसी रेसलर का नाम नज़र नहीं आता, तो इसकी क्या वैसे फुकदान की रीज़न क्या है कि अभी हमारे पास जो लड़के हैं वो क्या दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया, टेंडेंसी क्रिकेट की तरफ, हॉकी की तरफ या किसी दिगर खेलों की तरफ है, या गुजरांवाला की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें खेली जाती है तो आपके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता, तो इसकी बेसिक रीज़न क्या नज़र आती है? क्या गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई फोकस नहीं कर रही? भाई आप
ये एक बड़ी, आपको मैं एक ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज सुना रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 65 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिनमें से मैं एक खिलाड़ी हूँ, 8 से 10 मैंने जीती हैं, और इसके अलावा 65 और मेडल हैं जो हमारे दूसरे खिलाड़ियों ने जीते हुए हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ लेवल हो गया, जिसमें ओलंपिक लेवल हो गया, जिसमें वर्ल्ड लेवल हो गया, जिसमें एशिया लेवल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 मेडल रेसलिंग के हैं, और अगर आप तमाम दूसरी गेम्स को भी हमारे साथ कंपैरिजन करें तो 26-27 इंटरनेशनल गेम्स मिलके 65 मेडल नहीं बनाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये, इसमें इतना ज्यादा पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है और लोग पहलवानी कर भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से वसाइल की कमी आ जाती है और थोड़ी सी सपोर्ट की कमी आ जाती है। अगर ठीक तरह से हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट मिले तो आपको बेशुमार नाम नजर आएंगे। आपको मोहम्मद बिलाल का नाम नजर आएगा जो ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी है, आपको तैयब रजा अफगान का नाम नजर आएगा, आपको शहजाद पचार का नाम नजर आएगा, आपको जमान अनवर का नाम नजर आएगा। ये वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल अभी भी जीत रही हैं। तो सिर्फ कोशिश ये है कि थोड़ी सी अगर इन खिलाड़ियों पर फोकस किया जाए, इनको सहूलियात दी जाए, इनको भी कुछ जो हमारे मीडिया हजरात है वो भी थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, तो ये तो बहुत ज्यादा मेडल है रेसलिंग में, बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान। अच्छा, नहीं नाम भाई, मैं कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट इस पे कितना इन्वेस्ट कर रही है? क्या इसका कोई फेडरेशन है जो जिसको टेक केयर करती है गवर्नमेंट, या कुछ भी नहीं है, सब प्लेयर्स अपने ऑन पे करते हैं? देखिए, दो तरह की गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है। एक है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है उसके साथ मुंसलिक है, और जितने भी इंटरनेशनल मेडल इवेंट आते हैं वो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। ठीक और है। जो हमें सपोर्ट करना होता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ अदारे बनाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया। तो ये अदारे हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करना है, जिन्होंने हमें फंड्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान रेसलिंग के सालाना बजट की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया है, जिसमें हमने सालाना 15 लाख में हमने अपने खिलाड़ियों की तैयारी करवानी है। और ट्रैवलिंग भी अगर इसमें शामिल है हमारा ये ना भाई? ट्रैवलिंग भी क्या इसी में शामिल है 15 लाख के अंदर? ये ट्रैवलिंग भी 15 लाख के अंदर शामिल है, या सिर्फ ये ट्रेनिंग के लिए सेपरेट है और ट्रैवलिंग का अलाउंस सेपरेट है? देखें, जब हमने कंपटीशन पर जाना होता है तो फिर तो मतलब बहुत ज्यादा, एक खिलाड़ी पर 15 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। ठीक है। ये जो फंड है 15 लाख रुपया, ये सिर्फ और सिर्फ होते हैं हमारे ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है। और इसी पैसों में से हमारी जो फेडरेशन है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, वो इन्हीं पैसों में से खिलाड़ियों की कुछ तरबियत पर भी लगाती है, कुछ को जो हमारे, आप इसमें से ये देखें जो इंटरनेशनल फीसिस है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया तो इंटरनेशनल फीस पे हो जाती है। अच्छा। जितने हमारे इंटरनेशनल रेसलर है, जैसे मैं हूँ और कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए हैं मैंने, उनके एक साल बाद लाइसेंस रीन्यू करवाने होते हैं। हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की एनुअल फीस पे होती है। हमारे जो जितने इंटरनेशनल जो कोचेज हैं और जो हमारे रेफरीज हैं, इनकी फीसिस पे होती हैं। ठीक है। तो 8 लाख रुपया तो इन तमाम फीसों में निकल जाता है, पीछे 7 लाख रुपया बचता है जो कि ऑफिस वर्क के लिए होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर उसके बाद तो जाती है, कुछ स्पॉन्सर लिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो खेल को आगे लेके जाया जाता है, कोई नेशनल का मुकाबला करवाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली कोई इतनी बड़ी स्पोर्ट नहीं है। अगर स्पोर्ट मिले तो बहुत बड़ा पाकिस्तान नाम पैदा कर सकता है। अच्छा नाम भाई, इसमें जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज का काम बहुत ज़्यादा है, डाइट का बड़ा ज़्यादा रोल है, तो क्या रीज़न लगती है कि लोअर लेवल पे, कोई क्लब लेवल के ऊपर, या कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट की लेवल के आने से पहले, इंटरनेशनल सर्किट से आने से पहले, निचले लेवल पे लड़कों को जिनको शौक है, जो खेलना चाहते हैं, उस लेवल के ऊपर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब है जो लड़कों को प्रिपेयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो, या कुछ भी नहीं है, अपने ऑन पे करना पड़ता सब कुछ? एक्चुअली बात इस तरह के, मैं आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में रेसलिंग की एक एकेडमी नहीं है। आपको क्रिकेट की बेशुमार एकेडमीज मिलेगी, आपको हॉकी की मिलेगी, आपको बाकी तमाम गेम्स की कोई ना कोई फैसिलिटी जरूर मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेसलिंग की एक सिंगल एकेडमी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत क्या किया कि हमने गुजरांवाला में एक अखाड़ा बनाया हुआ है, और मुख्तलिफ लोग, मतलब गुजरांवाला की जो ट्रेडिशन है वहां पर अखाड़ों में पहलवानी करवाई जाती है।
वहां पर हमने रेसलिंग मैट लगाया हुआ है। बच्चों को, आने वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। अच्छा, और ना माशाल्लाह। सिर्फ तरबियत कर रहे हैं, बल्कि जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं, हमने मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ हमने एक पैचअप बनाया हुआ है, उनके साथ सिस्टम बनाया है कि जो हमारा सिटी लेवल का खिलाड़ी होगा उसकी उसको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक। तो बल्कि हम अपने जो खिलाड़ी हैं पर एजुकेशन भी दिलवा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंचता है या इंटरनेशनल लेवल का होता है, तो उसके लिए कोशिश की जाती है कि उसे वापडा में, आर्मी में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब भी दी जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिल जाए, मैं जो अभी अकेडमी की बात कर रहा हूं अपनी, वो बिल्कुल मैं अपनी जेब से उसके ऊपर सारे अखराजात करता हूं, और 1 रुपया भी कभी हमने फीस नहीं ली। और 100 से ज्यादा लड़के हैं जिन्हें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट तरबियत दे रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्तों में मजीद इनाम बट पैदा हो, मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये हम अपनी तरफ से एक एफर्ट कर रहे हैं। अगर हुकूमत भी हमारे साथ ताउन करे तो मैं समझता हूँ कि काम बहुत अच्छा हो जी जाएगा। नाज़रीन, इनाम साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग रेसलिंग के ऊपर गुफ्तगू जारी है, बट प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। स्टे विद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इनाम साहब से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे आपने बात की कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लड़कों को आप ट्रेन कर रहे हैं अपनी अकेडमी में, बट ऐसे तो मेरा ख्याल है बहुत कम इंडिविजुअल होंगे। एक लड़का जब थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाता है तो कितने डिपार्टमेंट उसको टेक केयर करते हैं, और डिपार्टमेंट का रोल क्या है इस पूरे सिस्टम के अंदर रेसलिंग में? इरफान भाई, डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है रेसलिंग एकेडमी में। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है, इस लेवल पे पहुंचता है कि वो मेडल ले, और उसको फिर रोजगार की जरूरत होती है। तो अगर डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो फिर तो गेम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ा एक नाम है पाकिस्तान वापडा का, जो कि बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करती है, हमें जॉब मिलती है। और उसमें फिर गैपको, फेस्को, लेस्को, मुख्तलिफ जो टीमें बनी हुई हैं, इनकी वजह से स्पोर्ट्स जिंदा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके डिव लेवल पर टीम्स बनी हुई हैं, उनके यूनिट लेवल पर टीम बनी हुई है, कोर लेवल पर टीम्स है, जिसकी वजह से ये जो आपको पूरे पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तमाम गेम्स का जितने जितने मेंबर नजर आ रहे हैं, वो आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ आपको लाजमी नजर आएंगे कि ये किसी वापडा से है, ये किसी आर्मी से है। तो मैं समझता हूँ कि ये खिलाड़ी मतलब गेम करेगा तो वो अपना फ्यूचर भी तो देखेगा ना। जी। फ्यूचर उसी वक्त होगा जब डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कोई जॉब मिलेगी। अच्छा नाम भाई, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, कि डिपार्टमेंट्स में की जो गेम्स है इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि नौकरियां होंगी, खिलाड़ियों का फ्यूचर सिक्योर होगा, बिल्कुल उनको ठीक कुछ बात। पैसे मिलेंगे तो फिर ही वो गेम कर सकते हैं। अगर जी। डिपार्टमेंट खत्म कर देंगे हम, तो फिर कोई गेम नहीं बचेगी पाकिस्तान में, तमाम गेमें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि एक जो रेसलर है उसकी डाइट में किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको खाने में यूज़ करनी चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग कितने घंटे, आपकी ट्रेनिंग भी कितने घंटे की होती है, दोनों चीज़ों का हमें गाइड करें। इरफान भाई, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो है कि बिगिनर अगर हमारे पास आता है बच्चा, तो वो उसकी ट्रेनिंग तकरीबन 2 से 3 घंटे की होती है। 1 1.5 घंटा उसने सुबह प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें हम उसकी फिजिकल फिटनेस को बेहतर करते हैं, उसकी ताकत को बेहतर करते हैं, उसकी स्पीड को बेहतर करते हैं, और उसकी हम स्टेमिना को बिल्डअप करते हैं। ठीक है। और 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन उसका इवनिंग में होता है, जिसमें उसको गेम्स की टेक्निक सिखाई जाती है। तो बिगनर के लिए तो 3 घंटे इनफ है। ठीक। उसके साथ साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली बेसिस पर 6 से 7 घंटे मेरी ट्रेनिंग होती है। 2 घंटे मॉर्निंग सेशन, 2 घंटे इवनिंग सेशन, और 2 घंटे हमारा नाइट सेशन होता है। कोई ऐसा अच्छा दिन नहीं माशाल्लाह। है कि मैंने 6 घंटे ट्रेनिंग ना की हो। इवन मेरी शादी वाला जो दिन है, उस अच्छा। दिन भी मैंने 6 घंटे ट्रेनिंग की थी। वाह और कमाल। अगर हम डाइट की बात और अगर हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट जो बिगनर खिलाड़ी है उसके लिए 500 से 1000 रुपया अगर वो स्टार्ट पे अगर उसके ऊपर डाइट पे लगे तो वो सरवाइव कर लेता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो कम से कम 2000 से 3000 रुपया पर डे का हमारा खर्चा होता है,
जिसमें ठीक। हमने जूस वगैरह लेने होते हैं, जिसमें हमने खाना पीना होता है, जिसमें हमने चिकन लेना है, मटन लेना है, और मुख्तलिफ किस्म के जो अखराजात हैं वो शामिल करके तकरीबन 2 से 3 हजार इंटरनेशनल खिलाड़ी और तकरीबन 500 से 1000 रुपया बिल्कुल जो बिगनर बच्चे होते हैं उनकी रोज की डाइट पर खर्चा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक मेहनत के साथ साथ पैसों से भी एसोसिएट होती है ये स्पोर्ट्स। अच्छा, पाकिस्तानी लेवल पे बताइए कि अभी रेसलिंग के लिहाज से क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं, और अभी करंटली आप इसको पाकिस्तानी रेसलिंग को कहाँ पे देख रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा हो गई है, क्योंकि जो रेसलिंग है वो एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है। सही। आप क्रिकेट तो खेल सकते हैं मुंह पे मास्क डाल के, या मतलब आप बॉल फेंक रहे हैं और दूसरा बंदा शॉट लगा रहा है, लेकिन जो रेसलिंग है वो तो खेली ही उस वक्त जाएगी जब आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट होगा। सही बात। तो इस वजह से अभी जो है ना उस पर काफी मुश्किलात वाला टाइम है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम अभी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। अभी हम अपनी फिजिकल फिटनेस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह कोरोना खत्म हो रहा है तो अभी हमारी कैडेट चैंपियनशिप होगी पाकिस्तान की, जूनियर चैंपियनशिप होगी, सीनियर चैंपियनशिप होगी। तो उसमें ये होगा कि तमाम जो उम्र के बच्चे हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे आगे ओलंपिक के क्वालिफाई राउंड आ रहे हैं, वर्ल्ड बीच के राउंड आ रहे हैं, तो काफी 8 से 10 इंटरनेशनल मुकाबले आ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है तमाम कि हमें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो फिर ही हम इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा ले सकेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा इनाम भाई, ये बताइए कि अभी ये कोविड की बात की, तो ये कोविड के पीरियड के अंदर आपके ओबियसली जैसे गेम भी नहीं हो सकी, तो कोई फंड रिलीज़ वगैरह किया गया गवर्नमेंट की जानिब से तमाम प्लेयर्स के लिए, ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको मीट कर सकें? उस हवाले से कोई हेल्प की आप लोगों की? अनफॉर्चुनेटली इस तरह तो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि अगर हम रेसलिंग की बात करते हैं तो काफी ज्यादा लेवल पर पहलवान खेलते हैं। 5000 के करीब पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो पहलवानी करते हैं। अच्छा। तो अगर आप एक एक बंदे को फंड्स देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही इस तरह का कुछ भी प्लान किया गया है। ठीक है। लेकिन हमने अपने तौर पर मैंने एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था, फिटनेस वीडियोस का, जो हम फिटनेस वीडियोस बना के तो अपने खिलाड़ियों को भेजते थे। फिटनेस ट्रेनिंग की वीडियोस थी कि हम किस तरह अपने कोविड में अपने घर पे रहते हुए हम किस तरह अपने आप को मेंटली तौर पर भी ठीक रख सकते हैं और फिजिकली तौर पर भी रख सकते हैं। जी। तो वो भी बिल्कुल तकरीबन अपनी मदद आपके तहत ही एक एक्टिविटी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे खिलाड़ियों ने उससे फायदा भी हासिल किया। लेकिन गवर्नमेंट एंड पर अनफॉर्चुनेटली फंडिंग के हवाले से कोई इतनी खातर का चीजें देखने को नहीं है। नहीं तो आपका बोर्ड इस लेवल पे, जैसे अब हम जानते हैं कि हमारे पीएम साहब भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो उस हवाले से बोर्ड ने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया? रेसलिंग जो आपकी फेडरेशन है उस हवाले से कोई उन्होंने इक़दामात के लिए कोई बात की हो, कोई फंड्स के लिए बात की हो, और जो फ्यूचर प्लान आपने जो 3-4 बताए कि इस तरह ये रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से कोई मीटिंग्स नहीं होती क्या? इरफान भाई, हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट आते हैं सबसे पहले हमारी जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है वो पंजाब और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को वो लिख देती है। डॉक्यूमेंटेड मेल्स उनको हो जाती हैं कि आप इन पर बताएं कि आप हमारी क्या हेल्प आउट करेंगे। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी जो खराबी आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो सबसे बड़ा ओहदा है, जिसे हम डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल की जो सीट है, वो तकरीबन पिछले 3 साल से बिल्कुल केयर टेकर पर चल रही है। 2018 में डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरा साहब उसके लास्ट डीजी थे, और उसके बाद से अब तक कोई बंदा वहां पर नहीं आ सका। सिर्फ 3 माह बाद एक वो आ जाता है, हमारा निगरान आ जाता है, और वो भी मतलब उस तरह से काम नहीं हो पाता। फिर 3 माह गुजरते हैं, फिर कोई दूसरा निगरान आ जाता है, फिर कोई 3 माह गुजरते हैं, फिर तीसरा निगरान आ जाता है। तो आप खुद देख लें कि जिस अदारे का सरबराह ही मुकर्रर नहीं किया जा रहा, और निगरान निगरान सरबराह के तौर पर 3 साल गुजारे जा चुके हैं, उस इदारे से हम सोचते हैं कि उस इदारे से हम क्या निकाल सकते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा हमें मुश्किलात का सामना है। तो अगर कोई हमारे डीजी साहब कोई आ जाए तो इन चीजों को बहुत बहुत बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं।
अच्छा, अभी रिसेंटली भी एक मुकाबला हुआ है जो हमारा सिंगापुर के अंदर हुआ है और अहमद मुश्तबा जो थे हमारे रेसलर, उन्होंने जीता इंडियन प्लेयर से। इस फाइट की कुछ आपको हाइलाइट्स दिखाते हैं। जी नाम साहब जी, आपने भी हाइलाइट्स ये ज़रूर देखी होंगी। ये बताइए कि अहमद मुश्तबा ने 5 फरवरी को जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे चैंपियन को, हमारे खिलाड़ी को बहुत ज्यादा खिराज तहसीन पेश करता हूं। उसने हमारा 5 फरवरी जो था कश्मीर डे, वो बहुत स्पेशल बना बिल्कुल। दिया। और हमें इसी तरह खुशी हो रही है, इसी तरह फख्र महसूस हो रहा है जिस तरह कि मैं उस जगह पर खेल रहा था। और वैसे माशाल्लाह। भी फरवरी वाला महीना है, वो जरा इंडिया पर थोड़ा भारी है। कभी सही। तो वो हम हमारे हत्थे चढ़ जाते हैं प्लेयर्स के तौर पर, और कभी कोई उनका खिलाड़ी हत्थे चढ़ जाता है। तो सही। सबसे पहले तो मैं अपने खिलाड़ी, अपने चैंपियन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर वो एमएमए स्टाइल है, उसमें अच्छा। आप एक दूसरे खिलाड़ी को पंच मारते हैं, एक दूसरे खिलाड़ी को आप नॉकआउट करते हैं मार के। ठीक है। तो जो हमारी रेसलिंग है, उसमें हमने मारना नहीं होता, बल्कि हमने प्यार से खेलना होता है। हम मुख्तलिफ टेक्निक्स लगाकर अपने खिलाड़ी को जेर करते हैं, उसकी कमर लगाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक से पॉइंट लेते हैं। लेकिन मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, ये हमारी जो मैट रेसलिंग है उसमें अलाउ नहीं है। वो तो ये थोड़ा सा आपकी डिफरेंस ज़रा है। महज़ब किस्म की रेसलिंग आप खेलते हैं जिसमें मुक्का वगैरह नहीं मारते। अच्छा, राम भाई ये बताइए कि अब जो पाकिस्तानी रेसलिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप उसको कहाँ पे मीट कर रहे हैं? और आपने जैसे माशाल्लाह काफ़ी टाइटल भी जीत चुके हैं, नाम सर्व किया, तो क्या अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिहाज से क्या है, ओलंपिक के लिहाज से आपकी क्या टारगेट्स हैं, उसमें कहाँ स्टैंड करता है पाकिस्तानी रेसलिंग, या आप उसमें अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? इरफान भाई, जो पूरी दुनिया के खिलाड़ी हैं वो तो बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं। कोविड में भी वो बहुत ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अब तो आप ये देखें कि कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला आता है तो आपको वहां पर पहले जाके क्वारंटाइन किया जाता है कुछ दिन के लिए, जब आप वो सिक्योर बबल में जाते हैं। फिर मतलब एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही, इसलिए हमें इंटरनेशनल मुकाबलों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इस कोविड की वजह से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी मदद आपके तहत जितनी ट्रेनिंग कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 6 से 7 घंटे के करीब मैंने ट्रेनिंग की है। तो हम अपनी माशाल्लाह। मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी कोशिश करें, हम अपने आप को तैयार रखें। और इसके साथ साथ अभी जो आगे इवेंट आ रहा है, मेरी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन से बात हुई है, उसमें जो वर्ल्ड बीच का मुकाबला है उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हुकूमत सपोर्ट करे या ना करे, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। अपनी मदद आपके तहत भी खेलेंगे, अगर हुकूमत सपोर्ट करेगी तो बहुत शुक्रिया, हम मजीद अच्छे से खेलेंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान को सर्व करना है और अपने आप को फिट भी रखना है और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल भी जीतने हैं। इट्स अ टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अब इनाम साहब से रेसलिंग के हवाले से कुछ मज़ीद क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताइए कि जैसे आपने खुद ही बताया कि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें पाकिस्तान ने मोर देन 60 टाइटल जीत चुका है और इसमें अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। अब ये बताइए कि इसमें आपके प्रपोज़ल क्या है, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हम डोमेस्टिक लेवल पे कर सकते हैं जो इसको ऊपर लाने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए करना चाहिए? आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई एकेडमी बननी चाहिए, कोई इसमें फेडरेशन को पार्ट प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ सजेशन है तो सारा बताइए कि क्या क्या चीज़ें इसमें बेहतर की जा सकती हैं। देखिए इरफान भाई, 3 ऐसे तरीके हैं जिसके साथ गेम को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका है कि जो हमारे ग्रास रूट के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक रेसलिंग एकेडमी का क्याम बहुत जरूरी है। ठीक है। जब ठीक है। जब हमारे पास एक एकेडमी होगी, वहां पर बच्चे आएंगे, जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको सहूलियात मिलेंगी। तो सबसे पहली ग्रास रूट लेवल के बच्चों के लिए जरूरी है कि ठीक हो गया। उनको आप रेसलिंग एकेडमी दें। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमारे खिलाड़ी ऑलरेडी खेल रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि उनके रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। उनकी अगर जॉब होगी तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल पर खेलेंगे। तो दूसरी चीज करने वाली ये है कि हमारे खिलाड़ियों को जॉब चाहिए, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर खिलाड़ी आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी खेल रहे हैं। ठीक है। उनके लिए जरूरी है कि हुकूमत उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खिलाए, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि वो एक
तैयार प्रोडक्ट हैं, उनसे आप जितने मेडल ज्यादा ले सकते हैं आप वो लें। तो बिल्कुल। अगर हम इन 3 चीजों पर काम करें, ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे सीनियर खिलाड़ियां उनको भी देखें और जो इंटरनेशनल खिलाड़ियां उनको भी अगर लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली ये आप देखें कि आने वाले वक्तों में ये 60 नहीं 160 मेडल। अच्छा नाम भाई, आप जो ओलंपिक फेडरेशन है उसके एथलीट चेयरमैन भी हैं, उस हवाले से आप बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें कर रहे हैं और यंगस्टर के लिए क्या आपने चीज़ें प्रोवाइड भी की हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भरपूर तावन से और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तावन से हमने हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए एक एथलीट फोरम करवाया है, जो ठीक कि है। पूरे पाकिस्तान में पहला एथलीट फोरम है। और जिसमें हमने खिलाड़ियों को फोकस किया कि खिलाड़ी अपनी गेम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसमें हमने खिलाड़ियों की डाइट पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं कि आप बहुत हमारे जो काबिल डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि आप किस खिलाड़ी को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, अगर आपको इंजरीज हो जाए तो आप किस तरह से इंजरीज को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने इंटरनेशनल करियर को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी को अपने हक का पता होगा, अपनी जिम्मेदारी को पता होगा, तो फिर ही वो अच्छे तरीके से गेम खेल सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने हिरासमेंट पर, अब्यूज पर उनको इंटरनेशनल कवानीन बताए हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल के तमाम चीजें गाइड की हैं कि उनको खिलाड़ियों को पता चले कि हम किस तरह से इन चीजों को भी देख सकते हैं। इन तमाम चीजों का हमने तमाम खिलाड़ियों को बताया, जो कि मुख्तलिफ 25 से 26 गेम्स में से हमने जो टॉपर खिलाड़ी थे उन्हें बुलाया हुआ था, तमाम फेडरेशनें थी उन्हें बुलाया हुआ था। और ये तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को कि उन्होंने खिलाड़ियों के फलाह बहबूद के लिए खिलाड़ियों को इतना जबरदस्त जो मौका है वो फराहम किया। माशाल्लाह, ये तो बहुत कमाल चीज़ आपने बताई और बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की कि आप पाकिस्तान के इस लेवल पे काम कर रहे हैं। जी नाम भाई, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप रेसलिंग की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हज़ारों लड़के जो खेल रहे हैं उनके रोल मॉडल है आप, और ओबियसली एक ऐसा नाम है आप, जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह आप अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं और अभी करते चले जा रहे हैं। तो अपने तमाम वो लड़के जो यंगस्टर जिनके जो आपके फ़ैन हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप तो प्लीज़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं खिलाड़ियों के लिए यही बात कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ रेसलर्स के लिए बल्कि तमाम नौजवानों के लिए जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनको मेरा एक ही पैगाम है कि आप अपने जो शोभा है उसके साथ सिंसियर होकर कंटिन्यूअसली आप अपनी ट्रेनिंग करें, आप अपनी एफर्ट करें। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप रेसलर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। कोई दुनिया की चीज आपको नहीं रोक सकती। और रेसलर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि किसी भी जगह पर आपको मेरी जरूरत हो, मैं आपके साथ हूं। मेरे दरवाजे, मेरा घर, मेरी एकेडमी आपके लिए खुली है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से रेसलिंग करना चाहते हैं, आप मेरे पास तशरीफ लाएं गुजरावाला में। मैं तमाम आपका आने का, जाने का, आपकी डाइट का, आपकी ट्रेनिंग का तमाम खर्चा मेरे जिम्मे होगा। आप बस मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपका टाइम देने का और तमाम सजेशन का, और जो चीज़ें आपने बताई, अल्लाह करे कि ये इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपके साथ मिल के इसको फुलफ़िल करे। नाजरीन, आपने आज का शो देखा, होपफुली आपको रेसलिंग के लिहाज से बड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और अपने कीमती फीडबैक हमें ज़रूर देते रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।